अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीसा इक्विप टुडे विल स्टडी ऑन मोटर डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मोटर डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी की मोटर फंक्शनिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इसके पीछे की जो काजेज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोटर डिसऑर्डर आर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम डैट काज अबनॉर्मल एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो इसके साथ डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या आती है, अबनॉर्मैलिटी आती है। इंडिविजुअल जो होता है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो शो करता है, यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं कि जो एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है। यानी कि जब हमें अगर अपना हाथ उठाना है तो वो हमारे वॉलंटरी है, यानी कि हमारे कंट्रोल में कि हमने उठाना या नहीं उठाना। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो ऑटोमेटिकली होती हैं। कि इस तरह के मोटर जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि मोटर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और ये ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होती है कि मसल टोन जो होती है वो लो होती है। इंडिविजुअल के जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती। और यानी जिस तरह के इन्फेंसी के अंदर इस तरह होता है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जो है, जो बच्चा है इन्फेंसी स्टेज से जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसकी मसल टोन, उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं अगर वो ग्रो भी कर रहे होते हैं तो उनकी जो मसल टोन होती है वो लो ही रहती है, और उनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होते। उनकी एज जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ उनके जो मसल्स होते हैं वो वैसे ही वीक रह जाते हैं। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। द एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स इज सब्सटेंशियली बिलो देन एक्सपेक्टेड। यानी क्या होता है कि इसके अंदर जो मोटर मूवमेंट या मोटर स्किल्स जो होती हैं ये जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल की एज के अकॉर्डिंग होती है, ये इनकी वैसी नहीं होती, उससे जो है इनकी एज से इनकी कम होती है। यानी कि अगर कोई 4-5 साल का बच्चा जितना वेट कैरी कर सकता है या उसके जितने मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं इनके इतने मसल टोन जो होती है वो लो होती है, और उतने जो है उनके मसल जो हैं वो उतने से टेंशन नहीं होते, या उनसे जो है वो उतना वेट नहीं उठाया जा रहा होता, या कमज़ोरी होती है उन्हें। इनएक्यूरेट जो होती है उनकी मोटर स्किल्स होती हैं, किसी चीज़ को वो कैच नहीं कर पा रहे होते, या सीजर को फाइन मसल्स और ग्रॉस मोटर दोनों के अंदर जो है इनके यानी जो है प्रॉब्लम्स आ रही होती है। ग्रॉस के अंदर वो भाग नहीं पा रहे होते, कैच नहीं कर पा रहे होते, कि जिसके अंदर कैच करने में उनके बिग मसल्स जो हैं वो यूज़ हों या उनकी स्ट्रेंथ का पता चले। और ऐसे ही फाइन मसल जैसे कि सीजर कटिंग के अंदर फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो देखी जाती हैं, तो वो भी उनकी बाकी बच्चों की निस्बत, उनकी एज के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उनकी निस्बत उनकी कम होती हैं। उनकी उतनी ग्रिपिंग नहीं होती चीज़ों को पकड़ने की, हैंड राइटिंग के, यानी कि उनसे लिखा नहीं जा रहा होता, पेंसिल को ग्रिप नहीं किया जा रहा होता, उनकी ग्रिप जो होती है वो ख़राब होती है, पामर ग्रिप होती है, पिंसल ग्रिप नहीं होती। और जैसे कि उनके ग्रॉस मसल्स के लिए जैसे कि बाईसाइकिल या बाइक को राइड करना होता है तो उनसे वो जो होते हैं उनके मसल्स वीक होते हैं, वो उनसे नहीं किया जा रहा था, या वो स्पोर्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके जो ग्रॉस मसल्स हैं वो उतने मजबूत होते, से टेंशन नहीं होते। और इसके लिए जो है वो आगे फर्दर जो है वो थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसके अंदर उनकी फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह के अगर फाइन मोटर स्किल्स हैं तो अगर उन्हें सीज़र कटिंग नहीं आ रही है, सीज़र होल्डिंग नहीं आ रही, तो पहले उन्हें सीज़र होल्ड करना सिखाया जाता है, फिर उन्हें स्ट्रेट लाइन की सीज़र कटिंग, उसके बाद जो है वो जिग जैग मैनर में सीज़र कटिंग, देन कम्प्लेक्स शेप की सीज़र कटिंग, और ऐसे ही पिंसर ग्रिप में उन्हें पामा ग्रिप से उनकी जो है ग्रिप पर यूज़ करवा के उन्हें पिंसर ग्रिप के ऊपर जो है वो लेके आया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी एज के अकॉर्डिंग जो दूसरे बच्चे होते हैं उनकी निस्बत ये पीछे होते हैं, उनसे उतना वर्क नहीं किया जा रहा था, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर होती है, वो अपनी डेली लिविंग की जो चीज़ होती है वो नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई चीज़ को उठाना है, कोई पकड़ना है, तो वो उनसे नहीं पकड़ी जा रही होती। इसकी वजह से क्या होती है, उनकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, और ना ही वो किसी प्ले के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे होते हैं। इसके जो अर्ली ऑनसेट होते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो डेवलपमेंटल पीरियड यानी कि 5 ईयर्स तक की जो एज होती है उसके अंदर ही इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं ये सामने आ जाते हैं, और पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है इसके जो ग्रॉस और फाइन मोटर मसल्स जो हैं वो वीक हैं, वो उससे टेंशन नहीं है। और इसमें जो है ये देखा जाता है कि क्या एक जो बच्चे की मोटर स्किल्स के अंदर इस तरह पुअर प्रोग्रेस है और वो दूसरे बच्चों की निस्बत पीछे है, तो इसके पीछे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तो रीज़न नहीं है। यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो इंटेलेक्चुअली वो पीछे होता है, और हर एरिया के अंदर जो है वो पीछे हो रहा होता है, उसके अंदर ग्रॉस लर्निंग हर चीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाती है।
और इसके अलावा देखा जाए कि क्या वो बच्चे को वैसे जो है वो कोई फ़िज़िकल मसला तो नहीं, यानी कि उसकी टांग ठीक नहीं है या उसे कोई विजुअल इम्पेयरमेंट को उसे चीज़ें नज़र नहीं आ रही, यानी कि उसकी तरफ अगर कैच आ रहा है तो उसकी विजन जो है वो कम है, लो विजन है या उसे नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो कैच को पकड़ नहीं पा रहा। अगर उसके पीछे ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन ना हो या कोई और मेंटल प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे डिसऑर्डर है, देन एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी चाइल्ड के बच्चों की निस्बत जो है उनसे वो पीछे, उसकी मसल टोन जो है वो लो हो और इतनी स्ट्रेंथन ना हो और अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर पा रहा हो, और उसकी वजह से उसकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो रही हो, देन जो इंडिविजुअल है उसको मोटर डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। अब अगर हम इसके डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स देखते हैं तो एक जो चाइल्ड का ये लेवल है, ये पता चलता है कि जब उसकी डेवलपमेंटल पीरियड के बाद वो अपनी स्कूल प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे वो बाकी बच्चों की निस्बत जो होता है वो पीछे होता है। उसकी जब फिज़िकल उसे एग्जामिन किया जाता है तो बाकी बच्चों की निस्बत जो है उसकी मसल टोन लो होती है, उसके मसल्स जो हैं वैसे से टेंशन नहीं होते और वो उनसे जो है वो पीछे बिहाइंड जो है वो लाई कर रहा होता है। उसके जो मोटर माइलस्टोन्स होते हैं वो डिलेड होते हैं, यानी कि उसका सीटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग जो टाइम होता है वो भी उसने डिले ही जो है उनके अचीव हुए होते हैं। और ऐसे ही जो है वो आगे उस जो है अपनी जो टास्क है डेली रूटीन के उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको वो चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं कि जैसे उसकी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर शर्ट के बटन करना या जो है पजल्स वगैरह को जोड़ना, चीज़ों को कंबाइन करना या ज़िप लॉक करना, अनलॉक करना, कोई बॉक्स को ओपन करना, क्लोज़ करना, जार्स को ओपन करना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, जिसके बाद जो है वो चाइल्ड ये सब काम करने के काबिल होता है। नहीं तो उससे पहले जो चाइल्ड होता है उसके जो मसल्स होते हैं वो उतने से टेंशन नहीं होते कि वो इस तरह के डेली रूटीन के जो छोटे छोटे टास्क हैं कि वो अपने बैग की ज़िप को खुद ओपन कर पाए या वो लिख सके क्लासरूम में जाके अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ। उसकी वजह से वो जो बच्चा होता है बाकी बच्चों की निस्बत पीछे होता है। इसके साथ अगर हम इसके एसोसिएटिव फीचर्स देखते हैं तो जैसे कि डेवलपमेंटल एज के अंदर ये क्लियर होता है कि बच्चा जो है वो बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो पीछे है, बिहाइंड जो है वो लाई कर रहा है। अपनी क्रोनिकल एज के जो क्लास फेलोज़ हैं उनकी निस्बत वो अपनी जो डेली रूटीन की लाइफ है वो नहीं स्पेंड कर पा रहा, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो रही है। इसके अलावा उसके जो लिम्ब मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, उसके जो ग्रॉस मसल्स हैं, फाइन मसल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, उसकी जो मूवमेंट है वो क्लियर नहीं, और उसको न्यूरो डेवलपमेंटल इमेच्योरिटीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। इसको जो इसकी जो डेवलपमेंटल एज होती है वो डेवलपमेंटल की जो एज होती है उसके अंदर ही जो है वो पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके स्टार्टिंग से जो मोटर माइलस्टोन्स जो होते हैं वो डिले होते हैं, यानी कि वो लेट रेंगना शुरू करते हैं, क्रॉलिंग करना, उसके बाद वो चलना फिरना उनका ये भी डिलेड होता है। इसलिए ऐसे ही आगे जो है वो प्रोसेसिंग में उनके जो ग्रॉस मसल्स होते हैं वो भी उनके भी जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिलेड होते हैं कि वो किक नहीं कर पा रहे होते, कैच नहीं कर पा रहे होते और इस तरह कोई हैवी वेट नहीं उठा पा रहे होते। फाइन मसल्स में भी जो उनकी है, यानी कि कटिंग वगैरह, जिप लॉक, अनलॉक, बॉक्स वगैरह ओपन करना, वो जो है इस तरह के सिंपल डेली रूटीन के टास्क हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते। और ये जो डेवलपमेंटल टाइम पीरियड होता है, यानी कि 5 साल का जो टाइम होता है, 5 से 7 साल के अंदर या 5 साल से पहले का, उसके अंदर ही जो बच्चे हैं इनको ये डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा जो और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट आता है, ये कि वो जो बच्चे होते हैं वो प्ले नहीं कर पा रहे होते, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो पुअर हो जाती है, उनको लगता है कि वो वर्थलेस है, उनके अंदर सेंस ऑफ जो वर्थ होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से वो इमोशनल प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही होती है कि वो उन्हें लग रहा था कि दूसरे बच्चे जो हैं वो उनसे बेहतर हैं, वो कमतर हैं, और आगे उस चीज़ को वो अपने बिहेवियर की सूरत में जो है वो आगे निकालते हैं कि अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, हीटिंग शॉटिंग वो जो है वो शो करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है, फाइन और ग्रॉस मसल्स के लिए उसे स्ट्रेंथन करने के लिए थेरेपी की जाती है। इसके अलावा चाइल्ड को जो है वो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि उसको जो है वो उसकी जो सेल्फ़ एस्टीम लो हो रही है, सेल्फ़ वर्थ लो हो रही है, तो इसके लिए उसको काउंसलिंग रिक्वायर होती है। इसके अलावा उसे इमोशनल सपोर्ट किया जाता है ताकि वो ख़ुद को दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो कमतर महसूस ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।